सो दिस इज़ बेसिकली अनदर वीडियो। इसमें हम जो ओलिवर वाला क्वेश्चन हमने क्लास में किया था, शाम वाली क्लास में, उसमें बड़ी डिस्ट्रैक्शन थी। तो मैंने सोचा कि उसका एक दफ़ा और रिकॉर्ड करवा लूँ मैं अपनी ओन पे। ठीक है, तो अगर किसी ने वो नहीं लिया है तो वो इस वीडियो को सुन सकता है, और अगर किसी ने वो लाइव क्लास ले रही है और अगर उसमें कोई चीज़ क्लिक नहीं कर रही है, समझ नहीं आ रही है, तो ही और शी कैन कंटिन्यू विद दिस, राइट ना। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हमें फाइनेंशियल एनालिसिस और नॉन फाइनेंशियल एनालिसिस दोनों को साथ में लेके चलना पड़ता है। हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, लेट मी ट्राई टू ओपन इफ़ आई कैन। हमने मेरे ख्याल में एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था बिल्डिंग ब्लॉक बैलेंस स्कोर कार्ड का। और बैलेंस स्कोर कार्ड में हमने ये डिस्कशन किया था कि देखिए भाई, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव के साथ साथ कॉम्पिटिटिव कस्टमर पर्सपेक्टिव, इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव और लर्निंग इनोवेशन भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वाला लेक्चर नहीं सुना है तो आई मतलब आई रिकमेंड यू गाइज टू लिसन दैट लेक्चर फर्स्ट एंड देन कम टू दिस क्वेश्चन, राइट। सो अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम इसी को एक्चुअली अप्लाई करने जा रहे हैं। हमने इसका एक और क्वेश्चन भी किया था, बट अभी हम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें हम ओलिवर सलून वाले क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। लेट्स सी इफ़ वी कैन डू दैट अगेन, राइट। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ओलिवर सलून। तो इसमें हम फाइनेंशियल एनालिसिस और नॉन फाइनेंशियल एनालिसिस दोनों के ऊपर बात करेंगे। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग विद दिस वीडियो, लेट मी टेल यू वन थिंग। हम हमेशा एक फाइनेंशियल एनालिसिस जब कभी भी करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह का, तो उसमें यूजुअली हम सेल्स परसेंटेज चेंज इन सेल्स निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपकी 2007 की सेल्स है, 2008 का डेटा आपको दिया होगा, या 2017 और 2018 का डेटा अगर उसने आपको दिया हुआ है, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट होल्ड, राइट। सो हमारा एनालिसिस ये है, कहता है कि भाई अगर आपके पास 2017 और 2018 2 सालों का डेटा है, और आपके पास फॉर एग्जांपल सेल्स रेवेन्यू एग्जामिनर आपको देता है, या आपके पास सेल्स रेवेन्यू आता है, तो जैसे 2 लाख रुपए का सेल्स रेवेन्यू आपका 17 में है और 2018 में ये 2.5 लाख हो जाता है सपोज। तो अब रेवेन्यू में यूजुअली हम परसेंटेज चेंज निकालते हैं। परसेंटेज चेंज इन द सेंस हम ग्रोथ निकालते हैं कि भाई रेवेन्यू में कितना इंक्रीज़ आ रहा है। जैसे 50,000 का इंक्रीज़ है ओवर 200,000, तो 50,000 का इंक्रीज़ ओवर 200,000, दिस विल गिव यू अराउंड 50 divided by 200,000, that will give you around 25% change, ठीक है। अब अगर कंपनी की एक ही प्रोडक्ट है तो हम इसी इसी से कंटिन्यू कर लेते हैं। अगर कंपनी की एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं तो यूजुअली हम ये चेक करते हैं कि भाई सेल्स जो बढ़ी है आपकी वो एक्चुअली किस प्रोडक्ट की वजह से बढ़ी है, ठीक है। तो वो अगर इन केस ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट वी कंटिन्यू विद जीपी परसेंटेज विद द नेक्स्ट पार्ट। लेकिन अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो फिर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ना आइडेंटिफाई करना कि एक्चुअली मेरा कौन सा बिजनेस ग्रो कर रहा है। सिर्फ बिजनेस ग्रो करना इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा बिजनेस ग्रो कर रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से उसके बाद यूजुअली आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ होता है और उसके बाद आपको दिया हुआ होता है ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। अच्छा, अब ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, जैसे फॉर एग्जांपल 50,000 का, या चलें फॉर एग्जांपल 60,000 का ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे है और तकरीबन 68,000 का ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे है, तो ग्रॉस प्रॉफिट तो एब्सोल्यूट टर्म्स में बढ़ गया, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है देखना कि ग्रॉस प्रॉफिट क्यों, ग्रॉस प्रॉफिट जो बढ़ा वो उसका उसका क्या इंटरप्रिटेशन है। अच्छा, मैंने जब क्लास ली थी तो मुझे एक चीज़ आइडेंटिफाई मैंने की कि आप लोगों ने हॉरिजॉन्टल एनालिसिस किया हुआ है। देखो, इसके दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका ये है कि मैं 8,000 जो इंक्रीज़ है उसको मैं डिवाइड कर दूँ 60,000 से। ये मुझे बता रहा है कि मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 13% बढ़ा है। देयर इज़ अ 13% इन सॉरी देयर इज़ अ 13% इंक्रीज इन द ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। अच्छा, अब ये चीज़ जो है ये इतनी मतलब इतना मतलब मेरे लिए इतना अप्रिशिएबल नहीं है। वाई वी कैन नॉट अप्रिशिएट द सिचुएशन, क्योंकि मेरा रेवेन्यू जितनी तेज़ी से बढ़ा है मेरा जीपी उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ा। इसका मतलब कॉस्ट मेरी ज़्यादा प्रोपोर्शन से बढ़ी है, ठीक है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये वाला एनालिसिस भी हम कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी सेलिंग प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो बेहतर है कि हम कॉस्ट का सेल्स से रेशो लें। अगर सेलिंग प्राइसेस चेंज हो रही है तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू डू।
बट अगर सेलिंग प्राइस चेंज नहीं हो रही है तो इंक्रीज़ इन एक्टिविटी जो है, इंक्रीज़ इन रेवेन्यू जो है वो आपकी एक्टिविटी को डिनोट करता है। सी दो रीज़न है जिसकी वजह से आपका रेवेन्यू चेंज होता है। एक तो आपका रेवेन्यू चेंज होता है वॉल्यूम की वजह से, और एक रेवेन्यू चेंज होता है आपका प्राइस की वजह से। ठीक है, तो अगर तो मेरी सेलिंग प्राइस चेंज नहीं हुई है, इसका मतलब जो भी इंक्रीज़ इन रेवेन्यू आया है दैट इज़ बिकॉज ऑफ वॉल्यूम, राइट। तो इसका मतलब एक्टिविटी बढ़ रही है। अब एक्टिविटी अगर बढ़ रही है तो टेक्निकली जीपी भी मेरा परसेंटेज वाइज कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर सिर्फ ये इंक्रीज एक्टिविटी की वजह से आया है तो मेरा प्रॉफिट सेम रहना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर सब कुछ सही होता तो मेरा जीपी भी 25% से बढ़ना चाहिए था, लेकिन जीपी मेरा 25% से नहीं बढ़ा। तो ये बेसिकली हम करते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। वर्टिकल एनालिसिस का मतलब ये है कि मेरे पास एक और ऑप्शन ये भी है कि मैं जीपी को रेवेन्यू से डिवाइड कर लूँ। ठीक है, जीपी को रेवेन्यू से डिवाइड करने का मतलब ये है कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 60 को डिवाइड करूँ मैं 200 से। ठीक है, ये मुझे दे रहा है कि जी मेरा जो जीपी है वो 30% था 2017 में। सो जीपी परसेंटेज इज़ 30%, दैट मीन्स कॉस्ट मेरा 70% रिप्रेजेंट कर रही है। बट अगर मैं सेकेंड ईयर देखूँ तो 68 डिवाइडेड बाई 250 दैट इज़ इक्वल टू 27.2। यानी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरा जो जीपी है वो तकरीबन 2.8% से कम हुआ है। 2.8% इन टर्म्स ऑफ सेल, यानी हम मेरी जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स वो 2.8% बढ़ी है, और मेरा जो जीपी है वो 2.8% से कम हो गया है। तो ये वाला जो एनालिसिस है ना जिसमें हम जीपी को सेल से डिवाइड कर रहे हैं, ये वर्टिकल एनालिसिस कहलाता है। तो मेरे पास दोनों ऑप्शंस हैं करने के लिए, दोनों से ही मुझे ये पता चल रहा है कि मेरा जीपी जो है वो मेरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बढ़ी है। अगर तो ये एग्जैक्टली 25% बढ़ता, अगर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट एग्जैक्टली 25% बढ़ता, जैसे फॉर एग्जांपल 60,000 का अगर मैं 1.25 निकालूं तो ये बनता है 75,000। ठीक है, तो अगर मेरा रेवेन्यू 75,000 से बढ़ता, अगर ये 68 की जगह पे 75,000 होता, तो इसका मतलब ये है कि अब जो मेरा परसेंटेज, अब जो मेरा प्रॉफिट है वो सेम प्रोपोर्शन पे मूव कर गया। और सेम प्रोपोर्शन पे मूव करने का मतलब क्या है कि मेरा जो जीपी का परसेंटेज है वो कांस्टेंट आना चाहिए। यानी अगर मैं अभी 75,000 को डिवाइड करूँ 250,000 के साथ तो ये मेरा आ जाएगा 30%। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज सेम हो गया। इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का परसेंटेज नहीं चेंज हो रहा। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं 60 को कंपेयर करूँ 75,000 के साथ तो 25% जीपी बढ़ रहा है। तो या तो मैं कह दूं कि जी जीपी 25% से बढ़ रहा है, तब भी वही बात है कि जी मेरा कॉस्ट सेम है, या फिर मैं जीपी का सेल से रेशियो ले लूँ। ठीक है, तो ये दो ऑप्शंस हैं। आप लोगों में से कुछ बच्चे बड़ा कंफ्यूज थे इस बारे में कि हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे, हम ये वाला पार्ट क्यों नहीं कर रहे। तो मैंने कहा था ये वाला पार्ट भी हम कर सकते हैं, लेकिन मेरी आदत जो है वो ये वाली है, इसलिए मैंने ये करवा दिया है। बट दोनों एनालिसिस बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर अगेन अगर मेरे पास कोई एक प्रोडक्ट है तो मेरे लिए ये काफ़ी होगा कहना कि भाई मेरा जो प्रॉफिट है वो 2.8% से कम हुआ है। ठीक है, अभी हम ये वाला केस लेके चल रहे हैं जो 68 वाला हमने पहले देखा था। ठीक है, तो मेरा जो प्रॉफिट है वो तकरीबन सॉरी, अगर तो मेरे पास अगर तो एक ही प्रोडक्ट है तो इट्स फाइन, लेकिन अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स मेरे पास हैं तो मेरे लिए ये देखना ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि एक्चुअली किसका जीपी कम हुआ है, किस प्रोडक्ट के जीपी के कम होने की वजह से एक्चुअली मेरा ओवरऑल जीपी रिड्यूस हुआ है। बिकॉज यू सी अगर एवरेज जीपी कम हो रहा है तो कोई ना कोई एक प्रोडक्ट तो होगा ना जो उसको नीचे खींच रहा है। दैट्स बेसिकली द प्रॉब्लम, राइट। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद फिर हम एक्सपेंस टू सेल्स रेशियो निकालते हैं। एक्सपेंस टू सेल्स रेशियो निकालने का मतलब है कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसका अब हम उसका हम रेवेन्यू के साथ परसेंटेज निकाल लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर एक्सपेंस मेरा है कोई 20,000 का 2017 में, और 2018 में ये हो गया 30,000 का, सॉरी, और ये यहाँ पे हो गया मेरा एक्सपेंस तकरीबन 22,000 का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा एक्सपेंस अगर मैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करूँ तो 2000 डिवाइडेड बाय 20,000 दैट मेक्स व्हाट, दैट मेक्स के मेरा जो प्रॉफिट है, सॉरी मेरा जो एक्सपेंस है वो तकरीबन 10% बढ़ रहा है। ठीक है,
अब एक्सपेंस 10% बढ़ने का मतलब क्या हुआ? एक्सपेंस 10% बढ़ने का मतलब ये हुआ कि जैसे एक्सपेंस 10% बढ़ने का मतलब ये हुआ कि जो मेरा रेवेन्यू है उसके लिहाज से तो मेरा एक्सपेंस इतना नहीं बढ़ा, ठीक है, विच इज़ गुड पार्ट, राइट। इसी को हम यूँ भी कर सकते हैं कि या तो मैं ये बताऊं कि जी एक्सपेंस मेरा सिर्फ 10% बढ़ा है, या मेरे पास एक और ऑप्शन ये भी है कि मैं इस एक्सपेंस का सेल से रेशो ले लूँ। एक्सपेंस टू सेल्स रेशो आ रहा है इस वक्त फ़िलहाल 10%, राइट। और अगर मैं यहाँ पे 22 को डिवाइड करूँ 250,000 के साथ, 22 डिवाइडेड बाई 250,000, तो ये बन रहा है तकरीबन 8.8%। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितनी तेज़ी से मेरा प्रॉफिट बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़ा है, उतनी तेज़ी से मेरा एक्सपेंस नहीं बढ़ा। तो दोनों का ही मतलब ये है कि कंपनी के पार्ट पे एक्सपेंस के लिहाज से एक अच्छा परफॉर्मेंस है कि एक्सपेंसेस हमारे उस रेशो से नहीं बढ़ रहे, ठीक है। उसी तरीके से ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब सपोज़ प्रॉफिट की ये सिचुएशन है कि भाई ये है मेरा, लेट मी ट्राई टू चेंज द कलर। देखो भाई, ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है, ये मेरा एक्सपेंस है, तो मेरा जो प्रॉफिट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो तकरीबन 40,000 होगा, ठीक है। 68,000 मेरा जीपी है, 22,000 का मेरा एक्सपेंस है, तो 68 माइनस 22, दिस इज इक्वल्स टू 46,000। जस्ट अ सेकंड। ऑलराइट, सो अब अगर हम प्रॉफिट का रेशो देखते हैं तो 40 डिवाइडेड बाय 200 ये बनता है तकरीबन 20%। आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20% है यहाँ पे, और 46 डिवाइडेड बाय 250 ये बनता है कुछ 18.4%, राइट। तो ये इसका मतलब ये है कि आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम होने का रीज़न क्या है? एक्सपेंसेस तो मेरे कम है, एक्सपेंसेस तो एज़ कम्पेयर विद प्रीवियस ईयर कम है। बेसिक रीज़न ये है कि आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कम हो रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट पहले 30% था, अब ये कम होकर 27.2% हुआ है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कम होने की वजह से डायरेक्ट इम्पैक्ट उसका आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे पड़ रहा है। तो मेरा पॉइंट ये है कि हम 2007 से 18 में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग चेंज इन परसेंटेज, राइट। और हम ये भी कर सकते हैं कि हम कॉस्ट को सेल से डिवाइड कर दें, लेकिन कॉस्ट को सेल से हम उसी वक्त डिवाइड कर सकते हैं जब सेलिंग प्राइस जो है वो हमारी हमेशा सेम रहती है। अगर सेलिंग प्राइस में कोई ड्रामेटिक चेंज है तो फिर ये वाली स्ट्रेटजी हमारी ज़्यादा बेहतर रहेगी। क्यों? उसका रीज़न ये है कि अगर सेलिंग प्राइस आपकी चेंज हो रही है तो आपका जो रेवेन्यू में चेंज है वो दैट इज़ नॉट अ ट्रू रिफ्लेक्टर ऑफ चेंज इन एक्टिविटी, ठीक है। हम प्राइसेस बढ़ा के भी सेल्स बढ़ा सकते हैं, तो प्राइसेस का बढ़ा के रेवेन्यू का बढ़ जाना इज़ नॉट अ ट्रू रिफ्लेक्टर ऑफ योर एक्टिविटी। आई मीन ऐसा हो सकता है पिछले साल 10 रुपये की सेलिंग प्राइस है और हमने 1000 यूनिट्स बेचे थे, तो मेरे पास 10,000 रुपये का रेवेन्यू आया। इस साल 12 रुपये की सेलिंग प्राइस है और हमने 9,000 यूनिट्स बेचे हैं। 12 9 से कितना बनता है? 108,000, राइट। 10800। तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो रेवेन्यू है वो तो इन टोटलिटी में बढ़ रहा है, लेकिन वो मेरी एक्टिविटी का इंक्रीज रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो अगर तो सेलिंग प्राइसेस सेम है तो फिर हम ये मान के चल सकते हैं कि भाई एक्टिविटी बढ़ रही है, तो हम ये वाला पार्ट कर सकते हैं। ये वाला पार्ट यूजुअली हर केस में चल जाता है। तो इट्स अप टू यू, आप जो भी फॉलो करो, बट जो भी फॉलो करो ठीक फॉलो करना, राइट। So this is basically what we did. This is basically a brief introduction, right? अच्छा, अब हम क्या करेंगे? अब हम ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हो सकता है मुझे बीच में थोड़ा सा एक पॉज और लेना पड़े। ओलिवर इज़ ओनर एंड मैनेजर ऑफ, अच्छा इसकी रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेते हैं कि रिक्वायरमेंट में उसने क्या दिया है। द क्वेश्चन सेड दैट कैलकुलेट द एवरेज प्राइस फॉर हेयर सर्विसेज पर मेल एंड पर फीमेल क्लाइंट फॉर ईच ऑफ द ईयर्स 2008 एंड 9। आई रिकमेंड अगर आप इस हैंड आउट का एक प्रिंट आउट ले लें तो वो बड़ा अच्छा होगा, आप लोगों के लिए काम करना आसान हो जाएगा, ठीक है। आपको एवरेज प्राइस निकालनी है फॉर हेयर सर्विसेज पर मेल क्लाइंट एंड फीमेल क्लाइंट फॉर ईच ऑफ द ईयर 2008 एंड 9। फिर उसने कहा यू हैव टू एसेस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द सलून, और फिर आपको उसकी नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर बात करना है। मुझसे एक बच्ची ने पूछा था अभी क्लास के दौरान कि नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कौन सी होगी,
क्योंकि उसने पुराना वाला लेक्चर नहीं देखा था। तो नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब है वो परफॉर्मेंस जिसका आपकी बैलेंस शीट से कोई ताल्लुक नहीं है। उसके लिए आप मेरा पिछला वाला जो लेक्चर है उसको प्लीज़ रेफ़र कर लीजिएगा। उसके बगैर करेंगे तो फिर ये वाला क्वेश्चन प्रॉब्लम करेगा। अच्छा भाई, अब हम ज़रा इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। Oliver is the owner and manager of Oliver Saloon, which is quality hairdresser that experiences high level of competition. राइट मैंने हमेशा कहा है कि शुरू वाला जो लाइन है, एक दो लाइन है, उसमें एग्जामिनर हमेशा कंपनी का बिजनेस बताते हैं कि जी कंपनी में हो क्या रहा है। ठीक है, सो ओलिवर इज़ द ओनर एंड मैनेजर ऑफ ओलिवर सलून विच इज़ अ क्वालिटी हेयर ड्रेसर. दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी and that experience high level of competition, right? The saloon traditionally provides range of hair services to the female clients only, right? Including cuts, coloring and straightening, right? Now, a year ago, at the start of his 2009 financial year, the company decided to experience its operations to include the hairdressing needs of male clients. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियली तो जी हम सिर्फ फीमेल क्लाइंट्स को कर रहे थे, फीमेल क्लाइंट्स के ऊपर काम कर रहे थे, बट अब हमने ये सोचा कि हम मेल क्लाइंट्स को भी इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। और ये हुआ कब? ये हुआ एट दी स्टार्ट ऑफ 2009 में। ठीक है, फिर उसने कहा मेल हेयर ड्रेसिंग प्राइसेस आर lower, the work is simpler, mainly includes haircuts, and so the time taken per male client is much less, right? वो practically भी हमें पता है कि भाई यही होता है। अच्छा, फिर उसने कहा the prices, इधर से टी चला गया, the prices for the female clients were not increased during whole 2008 and 9. Prices हमने नहीं change की, and the mix of services provided for female clients in the last 2 years was same, right? मतलब ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉफिटेबल फीमेल कस्टमर है तो वो ज़्यादा हो गई, लेस प्रॉफिटेबल कोई प्रोडक्ट कोई सर्विस है तो वो कम हो गई, मिक्स भी सेम है। अच्छा, अब उसने आपको क्या दिया? उसने आपको सेल्स दी, 2 लाख की सेल्स हैं 2008 में बढ़ के 238,000 हो गई, विच इज़ अ गुड थिंग कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, टर्नओवर बढ़ा है। ठीक है, अच्छा, हेयर ड्रेसिंग स्टाफ कॉस्ट 65,000 71,000 हो गया। ऐसी बात है, रेवेन्यू बढ़ेगा तो कॉस्ट भी बढ़ेगी। अच्छा, हेयर प्रोडक्ट फीमेल क्लाइंट्स जो है ये कम हुआ है, और हेयर प्रोडक्ट्स मेल जो है वो 2008 में नहीं है, 2009 में है। सोचे क्यों? क्योंकि 9 में सर्विसेज स्टार्ट हुई हैं, राइट? अच्छा, फिर उसने ग्रॉस प्रॉफिट आपको बता दिया, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बता दिया, और फिर उसने आपको ग्रॉस प्रॉफिट बता दिया। सी वी कैन आइडेंटिफाई कि मेरा जीपीवी बढ़ा है। ठीक है, रेवेन्यू बढ़ा है तो जाहिर सी बात है जीपीवी बढ़ना है। फिर एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद मेरा प्रॉफिट भी उसने बता दिया। अच्छा, एक्सपेंसेस में एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, एडवर्टाइजमेंट है, टोटल एक्सपेंसेस और लॉट ऑफ थिंग्स। अच्छा, फिर उसने क्या कहा? ओलिवर इज डिसअपॉइंटेड, सी द ओनर इज नॉट हैप्पी, ओनर इज डिसअपॉइंटेड विद द फाइनेंशियल रिजल्ट। ठीक है, he thinks that the saloon is much busier than a year ago and was expecting more profit. He has noted the following extra information. अब ज़रा चेक करते हैं वो बेचारा डिसअपॉइंट है क्यों। देखिए, रेवेन्यू आपका 2 लाख से बढ़ के तकरीबन 2,38,000 हो गया, राइट? बट आपका जो प्रॉफिट है वो 78,000 से बढ़ के सिर्फ 80,000 हुआ, यानी रेवेन्यू में कितना इंक्रीज, प्रॉफिट में कितना इंक्रीज आया? 2,000। रेवेन्यू मेरा ज़्यादा बढ़ा, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, मेरा प्रॉफिट कम क्यों हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब उसने क्या कहा? उसने आपको दो बातें बोली। उसने कहा some female clients complained about the change in the atmosphere following the introduction of male services which created tension in the saloon. अब मैं इसके बारे में तो कोई कमेंट नहीं करूँगी obviously. 2 new staff were recruited at the start of 2009, right? 2 नए लोगों को हमने रखा. The first was a junior hairdresser to support the specialist hairdresser for the female clients, right? She was appointed on a salary of 9,000 per annum. The second new member was a specialist hairdresser for the male client. तो 2 लोग थे, एक को फीमेल में दे दिया, एक को हमने मेल में दे दिया। फीमेल को हमने हायर किया $9,000 पे, और मेल को हमने हायर किया, वो उसने नहीं बताया कितने डॉलर्स पे। There was no increase in pay for existing staff at the start of 2009 after a big rise at the start of 2008, which was designed to cover 2 years worth of increase. राइट, हमने क्या किया? हमने उसको कोई इंक्रीज़ नहीं दिया 2009 में, क्योंकि 8 में ऑलरेडी अच्छा खासा इंक्रीज़ उनको मिल चुका था।
अच्छा, यहाँ तक का डाटा उसने फाइनेंशियल दिया है। उसके बाद उसने नॉन फाइनेंशियल डाटा दिया है। नॉन फाइनेंशियल में उसने क्या दिया, उसने नंबर ऑफ़ कंप्लेंट्स दी हैं आपको। 12 कंप्लेंट्स 2008 में है, 46 कंप्लेंट्स 2009 में है। देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ़ कंप्लेंट्स, राइट। फिर मेल विजिट्स आपके बढ़े हैं, बढ़े क्या हैं, 2008 में तो थे ही नहीं। फीमेल क्लाइंट विजिट जो हैं वो आपके कम हो गए। क्यों कम हो गए? क्योंकि उनको कंप्लेन थी, क्योंकि उनको प्रॉब्लम है मेल से, राइट। सी हम उसको बड़े गलत टाइम पे पढ़ रहे हैं वैसे। बहरहाल नंबर ऑफ़ स्पेशलिस्ट हेयर ड्रेसर फॉर फीमेल क्लाइंट्स ये बढ़ गए, ठीक है। अच्छा, अब अजीब सी बात है कि फ़ीमेल की जो क्लाइंट विजिट्स हैं वो कम हो रहे हैं, लेकिन जो स्पेशलिस्ट हेयर ड्रेसर है वो आपका 4 से बढ़ के 5 हो गया। हेयर मेल क्लाइंट जो है वो कंपैरेटिवली मेल क्लाइंट जो है वो आपका, ज़ाहिर सी बात है, एक बंदा आपने रखा है। अब हमें करना है फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस में इस वाले पार्ट को फ़िलहाल हम इग्नोर कर देंगे, राइट। अच्छा, अब सबसे पहले हम एक काम करते हैं। सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करते हैं कि भाई हमारा रेवेन्यू कितना बढ़ा, ठीक है। रेवेन्यू में कितने डॉलर्स, कितना परसेंट चेंज आया। ऑलराइट। अच्छा भाई, देखिए रेवेन्यू में कितना चेंज आया, लेट्स सी। सेल्स रेवेन्यू जो है वो आपका हो गया 238,500 डिवाइडेड बाय 200,000, तो तकरीबन 19.25% का आपका रेवेन्यू बढ़ गया, ठीक है। अच्छी बात है, बट ये रेवेन्यू क्यों बढ़ा, ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना देखना कि रेवेन्यू क्यों बढ़ा। अच्छा, एक चीज़ आई मिस, सॉरी, एक रिक्वायरमेंट हम मिस कर गए। रिक्वायरमेंट नंबर ए पहले थी, जिसमें उसने कहा था कैलकुलेट एवरेज प्राइस फॉर हेयर सर्विसेज पर मेल एंड पर फीमेल क्लाइंट फॉर ईच ऑफ द ईयर 2008 एंड 9, राइट। ये होता है जब आप रिपीटेडली एक दो क्वेश्चंस कराते हैं इकट्ठे, तो ये वाला मसला आता है। आपको लगता है कि आपने ये पार्ट कर लिया है, बट आपने वो पार्ट नहीं किया हुआ होता। बहरहाल, तो अभी इसको फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, इस वाली इन्फॉर्मेशन को। अभी हमें क्या करना है, अभी हमने ये कैलकुलेट करना है कि एवरेज प्राइस फॉर हेयर ड्रेसर पर मेल क्लाइंट कितना है और पर फीमेल क्लाइंट कितना है, ठीक है। अब एवरेज प्राइस कैसे निकालेंगे आप? एवरेज प्राइस निकालने के लिए हम लोग डिवाइड कर देंगे। अब 2008 में तो फीमेल ही थी, मेल तो थे नहीं, तो जो भी रेवेन्यू है 2 लाख का, ये रेवेन्यू सारा का सारा कनेक्टेड किससे है? 8,000 जो फीमेल कस्टमर्स हैं ये उसी से कनेक्टेड है। सो 200,000 डिवाइडेड बाय 8,000, दैट विल गिव यू अराउंड 25, राइट। तो जो प्राइस है, सॉरी, let me try to correct my posture, right। प्राइस 2008 की जो प्राइस है दैट इज़ $25 फॉर फीमेल क्लाइंट। अच्छा, उसने कहीं पे एक जुमला स्टेटमेंट दिया था कि हमने प्राइसेस नहीं बढ़ाई, ये वाला, the services, the price for the female clients were not increased during whole 2008 and 9, राइट। तो हमने फीमेल की प्राइसेस नहीं बढ़ाई हैं, तो अगर हमने फ़ीमेल की प्राइसेस नहीं बढ़ाई हैं तो 2009 में भी ये $25 पर सर्विस होगा, राइट। अच्छा, व्हाट अबाउट मेल? मेल तो यहाँ पे था ही नहीं, फीमेल का कैसे निकालेंगे? आप लोग इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर सकते हो और फिर यू मे ट्राई एंड देन यू कैन रिज्यूम, राइट। आई होप यू हैव ट्राइड। 25 मल्टीप्लाई बाय 6,800, राइट। 1,70,000 तो रेवेन्यू वो है जो इसमें से फीमेल का है। अच्छा, माइनस 238,500 ये रेवेन्यू है मेल का, ठीक है। और उस मेल के रेवेन्यू में से अगर हम उसको डिवाइड कर दें 3,425 के साथ, आई 68,500 डिवाइडेड बाय 3,425, दैट मेक्स 20, राइट। तो इसका ये हमने प्राइसेस इसकी निकाल ली। अच्छा, नाउ लेट्स प्रोसीड टू द सेकेंड रिक्वायरमेंट। सेकेंड रिक्वायरमेंट में उसने कहा था यू हैव टू मेक अ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस, राइट। जस्ट अ सेकेंड।
All right, so considering that we have to calculate the financial perspective now, how can we calculate that? We can calculate that by using by first of all by considering the percentage change in revenue, that we have already seen that revenue has been increased by 19.25%, right? अच्छा, उसके बाद फिर it's completely up to you if you want to see percentage what revenue has been increased in male and female. I mean, what is the change in revenue for male and female? You may do that. For example, sales revenue of female client was uh, 25 multiplied by 6800. 6800, that means 170,000, right? So female revenue was 200,000 in the previous year. Now it's just 1,70,000, right? Divided by 200,000. So that makes 30,000 divided by 200,000. That makes 15% reduction in revenue, right? 15% reduction in revenue. That means what? That means the revenue has been actually increased due to increase in the revenue from male clients, right? So that's what we can say in the situation, that look, this is basically the situation, right? The revenue बढ़ा है 19.25% से, बट वो मेनली फीमेल का, वो मेल क्लाइंट्स की वजह से बढ़ा है, फीमेल क्लाइंट्स का रेवी की वजह से रेवेन्यू जो है वो आपका कम हुआ है। ठीक है भाई। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट हमें ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। लेट्स सी हम ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज कितना निकाल पाते हैं। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, लेट्स सी जीपी परसेंटेज कितना आता है। ठीक है, जीपी परसेंटेज 2008 चेक कर लेते हैं और 2009 चेक कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो आएगा यहाँ पे हो जाएगा ये 106 ओवर 120 200. So it's 106 divided by 200 multiplied by 100. That makes 53%. So gross profit in 2008 is 15.3%, and gross profit in 2009 is 112 over 238. 112.5 divided by 238.5. That makes 47%, right? So this is 47.1%. Now this shows what? This shows that 53 minus 47.1, that means 5.9%. Your overall gross profit has been reduced by 5.9%. So that is a significant decrease. I mean, it's almost 6%. So GP percentage reduced by 6%. It's a significant decrease, right? Now, if we can check, since there are two products, so if it's possible, we can try to check which product is actually decrease, is actually contributing towards a decrease in in the gross profit percentage, right? तो अब वो निकाल लेते हैं। हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं। एक तो अच्छा, जीपी अगर मैं मेल फीमेल का देखूं तो जीपी परसेंटेज फीमेल का तो यहाँ पे 53 ही था, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो मेल है नहीं। अच्छा, सेकेंड ईयर में हमें कैलकुलेट करना है, वो हम निकाल लेते हैं। सेकेंड ईयर में जो उसने एक पॉइंट कहा था, और वो पॉइंट ये था कि जस्ट राइट, सेकेंड ईयर में पहले तो हम रेवेन्यू निकालते हैं। रेवेन्यू तो हो जाएगा मेल क्लाइंट का, मेल निकाल लेते हैं, फीमेल निकाल लेते हैं सेकेंड ईयर का, और मेल निकाल लेते हैं। ये 2009 की बात हो रही है बेसिकली, ठीक है, यहाँ की बात हो रही है, इस पार्ट की बात हो रही है। अच्छा, अब पहले तो हम रेवेन्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, रेवेन्यू इज़ व्हाट 25 टाइम्स व्हाट, हाउ मेनी यूनिट्स, 6800। 25 times 6800, that makes revenue of 170,000 minus 238,500, that makes 68,500, right? Now then we have to deduct cost of goods sold, right? Now what is included in cost of sales? Cost of sales में हमारे पास तीन चीज़ें हैं। पहला तो हेयर ड्रेसिंग स्टाफ कॉस्ट है, ठीक है, ये एक कॉस्ट है। और दूसरी जो कॉस्ट है उसमें हेयर प्रोडक्ट है, दैट इंक्लूड्स मेल एंड फीमेल बोथ। तो what can we do here? First let's consider hair product cost. Hair product female cost is 27,000,
and hair product male cost is 8,000, राइट। अच्छा, हेयर ड्रेसर कॉस्ट कहाँ से आएगी? हेयर ड्रेसर कॉस्ट, अच्छा देखें, अब आए ज़रा इसके इस वाले पार्ट पे। इस वाले पार्ट में उसने क्या कहा है? इसने कहा कि जी हमने दो न्यू हेयर ड्रेसर्स लिए थे, हमने दो न्यू हेयर ड्रेसर्स लिए थे, टू न्यू स्टाफ वर रिक्रूटेड एट द स्टार्ट ऑफ 2009. द फर्स्ट वन वॉज जूनियर हेयर ड्रेसर टू सपोर्ट द स्पेशलिस्ट हेयर ड्रेसर फॉर द फीमेल क्लाइंट। तो जो पहला बंदा था उसको हमने फीमेल क्लाइंट्स के लिए लिया था, ठीक है। शी वॉज अपॉइंटेड एट अ सैलरी ऑफ 9,000 पर एनम, ठीक है। द सेकेंड न्यू मेंबर, द सेकेंड न्यू स्टाफ member was a specialist hairdresser for the male clients. There were no increase in pay for the existing worker or for the existing staff at the start of 2009 after a big rise at the start of 2008, which was designed to cover 2 years worth of increase, right? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सर कि जो 2009 की इनकम थी, जो 2008 की सैलरी थी, वही सैलरी कंटिन्यू हो रही है 2009 में भी, ठीक है। तो इसका मतलब फ़ीमेल में क्या होगा? फ़ीमेल में 65,000 की ओरिजिनल सैलरी थी और हमने एक और नए बंदी को हायर किया, उसकी सैलरी 9,000 थी। ओवरऑल दिस इज़ अराउंड 74,000, ठीक है। 65 + 9 इज़ 74,000। अच्छा, हेयर ड्रेसर की जो कॉस्ट है इटसेल्फ वो 91 है। तो इसका मतलब अगर 91 की कॉस्ट है और 91 में से 74 इज़ फॉर फीमेल कस्टमर, सो 91,000 माइनस 74,000, लेट मी चेक दिस, 91 माइनस 74, 17,000 की जो कॉस्ट है वो आपकी मेल हेयर ड्रेसर की है, राइट। सो दिस मीन्स व्हाट? दिस मीन्स sorry, 74,000 is for female, 74,000 is for female, and 17,000 is for male, right? So this is basically gross profit of male and female customers. So 170 minus 27 minus 74, that makes 69,000, right? And 68,500 minus 8,000 minus 17,000, that, sorry, 68,500 minus 17,000 and 8,000, that makes 43,500, right? I think so, yes. All right, now 69,000 divided by 170,000, that makes 40.5%. तो जीपी फीमेल का 40.5% है और जीपी मेल का हो जाएगा 43,500 डिवाइडेड बाय 68,500, 63.5%. See, there's a huge difference between both GPs. 40.5% जीपी फीमेल क्लाइंट का है और 63.5% जीपी आपकी मेल क्लाइंट्स का है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट में मेजर रिडक्शन आई है ना, ये रिडक्शन आया है एक्चुअली आपके फीमेल क्लाइंट्स की वजह से। मेल क्लाइंट्स का जीपी तो बहुत अच्छा है। सो एक्चुअली फीमेल क्लाइंट्स का अगर जीपी अगर आप इसको कंसिस्टेंट कर लेते तो आपका जो ओवरऑल ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज है वो बहुत बेहतर होता। आपकी जीपी जो फीमेल क्लाइंट्स का जो जीपी है तकरीबन 12.5% से कम हुआ है। 12.5% reduction in gross profit is a huge amount, right? So we need to check what actually happened in here. Cost of sales बढ़ी है। cost of sales क्यों बढ़ी है? cost of goods, cost of sales, अब अगर मुझे ये देखना है कि cost of sales क्यों बढ़ी है तो वो भी एक चीज़ है, हम देख सकते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। देखिए, ये एनालिसिस भी अगर हम चाहें तो कर सकते हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक दिस विंडो बिट वाइडर। देखिए, अब सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि ग्रॉस प्रॉफिट में बेसिकली बढ़ने का, ग्रॉस प्रॉफिट कम होने का बेसिक रीज़न क्या है कि आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ रही है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में दो प्रोडक्ट्स हैं, एक तो है हेयर ड्रेसिंग की कॉस्ट और एक है हेयर ड्रेसर की कॉस्ट है और एक हेयर प्रोडक्ट की कॉस्ट है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ रह गई थी लाइव क्लास में क्योंकि लाइव क्लास में एक्चुअली डिस्ट्रैक्शन बहुत हो रही थी। अच्छा, हेयर ड्रेसर की जो कॉस्ट है पहले हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। हेयर ड्रेसर की कॉस्ट है हेयर ड्रेसर की जो कॉस्ट है सिचुएशन में वो है तकरीबन 74,000 आउट ऑफ 170,000, राइट।
74 डिवाइडेड बाई 170, तो हेयर ड्रेसर की कॉस्ट बन रही है 43%, ठीक है। और 27,000 डिवाइडेड बाई 170,000 ये बन रही है 15%। तो हेयर प्रोडक्ट की कॉस्ट 15% है और हेयर ड्रेसर की कॉस्ट तकरीबन 43% है, राइट। अच्छा, अब हम ये चेक करते हैं कि हेयर ड्रेसर और हेयर प्रोडक्ट की कॉस्ट पिछले साल कितनी थी। अगर आपको उसको फर्दर चेक करना है कि भाई एक्चुअली ये जो 12.5% आपका जीपी कम हो रहा है उसका रीज़न क्या है, जाहिर सी बात है कॉस्ट बढ़ी है। अब कॉस्ट कौन सी बढ़ी है, हेयर ड्रेसर की बढ़ी है कि हेयर प्रोडक्ट्स की कॉस्ट बढ़ी है, ठीक है। हमने महंगी प्रोडक्ट ली है या महंगा हेयर ड्रेसर लिया है। तो 2008 में क्या था, 2008 में तकरीबन 65,000 के हेयर ड्रेसर की कॉस्ट थी आउट ऑफ 200, तो ये बन रही थी 32.5, यानी हेयर ड्रेसर की कॉस्ट तकरीबन 32.5 थी। अभी हेयर ड्रेसर की कॉस्ट 43% है, ठीक है। और हेयर प्रोडक्ट की कॉस्ट लेट मी आई थिंक 29 थी, 29 डिवाइडेड बाई 200 इट वाज 14.5। तो हेयर प्रोडक्ट की कॉस्ट तो वही है तकरीबन 15% और 14.5%, तो हेयर प्रोडक्ट की कॉस्ट तो वही है। एक्चुअली हेयर ड्रेसर की कॉस्ट आपकी बहुत बढ़ गई, हेयर ड्रेसर की कॉस्ट आपकी 32.5 थी, वो बढ़ के आपकी 43% पे चली गई। तो एक्चुअली जो आपका जीपी कम हो रहा है, अगर हम इसकी इन्वेस्टिगेशन को फाइनलाइज करें तो एक्चुअली जो मेरा जीपी कम हो रहा है वो किसकी वजह से कम हो रहा है, वो हेयर ड्रेसर की कॉस्ट की वजह से कम हो रहा है। बाकी चीज़ें तो खैर हैं, बाकी चीज़ें तो ठीक है भाई, आपका अगर नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स कम हुए हैं तो जाहिर सी बात है फिर आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कम होती है। जैसे हेयर ड्रेसर उसकी नज़र आ रही है हेयर प्रोडक्ट की, बट एक चीज़ वो भी है कि जी हेयर प्रोडक्ट जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है, दैट विल इन डिक्रीज और इंक्रीज विद द चेंज इन एक्टिविटी। हेयर ड्रेसर यूजुअली फिक्स कॉस्ट होती है तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं आता। यहाँ पे इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे हेयर ड्रेसर क्लाइंट्स हमारे कम हुए हैं और हमारा हेयर ड्रेसर एक उसके बावजूद बढ़ गया। सो दैट इज़ बेसिक रीज़न वाई एक्चुअली दिस हैपेंड, राइट। सो ओवरऑल हमारा कंक्लूजन क्या बनता है, ओवरऑल हमारा कंक्लूजन ये बनता है कि सर देखें, पहली बात मैं इसको थोड़ा सा कंक्लूड करूँ। पहली बात ये है कि जी जीपी हमारा रेवेन्यू हमारा कम हो गया। क्यों कम हुआ, रेवेन्यू कम होना, रेवेन्यू हमारा सॉरी 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 रेवेन्यू हमारा 19.25 से बढ़ गया, ठीक है। अगर हम इसको यहीं पे बोल के आगे चले जाएं तो इसका मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम छोड़ देंगे, जो हम मिस कर जाएंगे। हमें लगेगा सब बहुत अच्छा है, लेकिन एक्चुअली 19.25% जो रेवेन्यू बढ़ रहा है उसमें मेजर रोल किसका है, उसमें की रोल जो है वो आपके मेल क्लाइंट्स का है। मेल क्लाइंट्स का आपका की रोल है, फीमेल क्लाइंट्स तो आपकी कम हो गई हैं ओवरऑल, ठीक है। तो रेवेन्यू फ्रॉम फीमेल क्लाइंट्स रिड्यूस हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम मेल क्लाइंट्स बढ़ा है। तो एक्चुअली ये जो रेवेन्यू बढ़ा है ये मेल क्लाइंट्स की वजह से है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज था वो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज आपका 5.9% से कम हुआ। तो हमें बुरा लगा, हमें लगा कि यार इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। जब हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन की, हमने ग्रुप वाइज या प्रोडक्ट वाइज इन्वेस्टिगेशन की या सर्विस वाइज इन्वेस्टिगेशन की, तो मुझे ये पता चला कि भाई फीमेल क्लाइंट्स का तो जीपी परसेंटेज 12.5% से कम हो गया और मेल क्लाइंट का जीपी परसेंटेज 63.5% रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ़ीमेल क्लाइंट्स का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत सिग्निफिकेंटली कम हुई। अब सिग्निफिकेंटली क्यों कम हुई, जाहिर सी बात है कॉस्ट बढ़ी है। तो हमने कहा चलो कॉस्ट को इन्वेस्टिगेट करते हैं। हम जब कॉस्ट पे आए तो कॉस्ट में हमें ये समझ में आया कि भाई हेयर प्रोडक्ट की कॉस्ट तो सेम है लेकिन हेयर ड्रेसर की कॉस्ट बढ़ गई है। तो हमें रीज़न समझ में आ गया कि जो आपकी फ़ीमेल क्लाइंट्स की जो कॉस्ट है वो एक्चुअली किस रीज़न की वजह से बढ़ी है। जिस रीज़न की वजह से बढ़ी है उसकी वजह से प्रॉफिट कम हुआ। प्रॉफिट कम होने का मतलब उसका इम्पैक्ट फिर आपकी ओवरऑल कंपनी के जीपी पे आ गया, ओवरऑल इंस्टीट्यूशन के जीपी पे आ गया, राइट। सो दिस इज़ बेसिकली अ क्विक समरी ऑफ व्हाट हैपेंड इन जीपी, राइट। अच्छा, अब आते हैं ज़रा एक्सपेंसेस की तरफ। हमने क्या डिसाइड किया था, हमने ये डिसाइड किया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेंज इन रेवेन्यू देखेंगे। तो चेंज इन रेवेन्यू देख लिया, फिर हमने ग्रॉस प्रॉफिट देख लिया, हमने रेवेन्यू देख लिया, ग्रॉस प्रॉफिट देख लिया, जीपी का रीज़न देख लिया। अब हम आते हैं एक्सपेंसेस टू सेल्स पे और एंड में आ जाएंगे प्रॉफिट पे, राइट। अच्छा, अब ज़रा आते हैं एक्सपेंसेस टू सेल्स पे। एक्सपेंसेस टू सेल्स की क्या सिचुएशन है, अब ज़रा इसको देख लें। देखिए, एक्सपेंसेस टू सेल्स में आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो मैं एक्सपेंस को सेल से डिवाइड करूँ, ठीक है, या मैं एक्सपेंसेस का परसेंटेज इंक्रीज देख लूँ।
दोनों बिल्कुल सेम है, वो मैंने पहले वीक लेक्चर के शुरू में बता दिया था कि दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दोनों के एनालिसिस इंटरप्रिटेशन एक ही है। अब देखिए रेंट के बारे में हम बस एक ही बात लिख के आगे चल सकते हैं कि रेंट कॉस्ट में अगर मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का डिस्कशन करूं तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो सेम है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सॉरी रेंट एक्सपेंस जो है वो हमारा सेम है, सेम रेंट एक्सपेंस है। इसका मतलब क्या है कि जी कंपनी इज़ ऑपरेटिंग इन द सेम प्रेमिसेस, सो कंपनी इज एक्चुअली बिकमिंग मोर एफिशिएंट इन यूटिलाइजिंग इट्स रेंट एक्सपेंडिचर, राइट। अच्छा, अब एडमिनिस्ट्रेशन सैलरीज़ हैं। एडमिनिस्ट्रेशन सैलरीज़ जो हैं वो तकरीबन 500 रुपये से बढ़ गई हैं। अगर मैं इसका परसेंटेज देखना चाहूँ तो 9,000 डिवाइडेड बाई 2,000 और 9,500 डिवाइडेड बाई 238,500, राइट। मैं इसका परसेंटेज निकाल लूँ, जाहिर सी बात है आपका जो परसेंटेज एक्सपेंस का है वो कम हो जाएगा। कम क्यों होगा? क्योंकि सिर्फ 500 रुपये का रेंट बढ़ा है और आपकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ओवरऑल रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आया है, ठीक है। तो ये भी मैनेजेबल है, इन दोनों चीज़ों को भी हमने मैनेज कर लिया। अच्छा, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में भी अगर आप चाहें तो परसेंटेज चेंज निकाल लें। मेरी आदत है मैं विद रिस्पेक्ट टू रेवेन्यू देखती हूँ। 7,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख और 8,000 डिवाइडेड बाय 238,500। तो ये भी आपको ये बता देगा कि जी इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोपोर्शन है वो कितना परसेंट है। जैसे अगर मैं 7,000 को डिवाइड करूँ 200,000 के साथ तो ये बनता है 3.5%। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे 3.5% थी और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हो गई 8,000 डिवाइडेड बाय 238,500। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 3.3% पे चली गई। तो इसका मतलब है कि ठीक है, मैनेजेबल है। तीनों जो आपकी कॉस्ट हैं, तीनों जो आपकी कॉस्ट है वो काफ़ी हद तक मैनेजेबल है, ठीक है, उसका कोई मसला नहीं है। अच्छा, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट। अच्छा, अब मसला ये है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है, ये एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट में एक सिग्निफिकेंट चेंज आई है। 2,000 थी पहले, अब ये बढ़ के 5,000 हो गई। अब सोचो ये एडवर्टाइजमेंट में इतना चेंज क्यों आया? क्या ये ज़रूरी था? यस, ये ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि ये चेंज इसलिए आया है क्योंकि हमने एक मेल प्रोडक्ट लॉन्च किया था, और जाहिर सी बात है जब आप न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो आप एडवर्टाइजमेंट तो करते हो ना। तो अगर मैं एडवर्टाइजमेंट का परसेंटेज चेंज निकालूँ, अब इसका परसेंटेज क्यों निकाल रहे हैं? इसका परसेंटेज चेंज इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का जो चेंज है वो मेरी एक्टिविटी से एसोसिएटेड नहीं है। आई मीन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी एक्टिविटी के बढ़ने से मेरा एडवर्टाइजमेंट बढ़ा है, नहीं। एडवर्टाइजमेंट बढ़ी है तो उसकी वजह से जाहिर सी बात है एक्टिविटी का भी चेंज आया है। तो अगर कोई चीज़ ऐसी, कोई एक्सपेंस या कोई कॉस्ट ऐसी है जो सेल्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो बेहतर है कि हम उसका सेल्स से रेशो ना निकालें। तो हमारा एडवर्टाइजमेंट में इंक्रीज़ कितना आया है? 3,000 का डिवाइडेड बाय 2,000, तो ये बनता है तकरीबन 150% का चेंज आएगा। 150% आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस बढ़ गया, लेकिन हम इसको क्रिटिसाइज इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज दिस चेंज इज नेसेसरी सिंस कंपनी लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट, सो डेफिनेटली कंपनी हैज़ टू डू दिस एक्सपेंडिचर, so it's a justifiable expenditure. We cannot criticize on this expenditure, right? So what is the operating profit percentage in 2008 and in 2009? Operating profit percentage. Operating profit percentage is 78,000 divided by 200,000, that makes 39%, और 80,000 divided by 238.5, that makes 33%. इसका मतलब ये है सर कि आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो बहुत हद तक कम हुआ है। एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड सच रिडक्शन इन द प्रॉफिटेबिलिटी? बिकॉज सी द ओवरऑल एक्सपेंडिचर्स आपका देखें, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है वो भी कंट्रोल में है, वो कम हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस भी आपका कम हुआ है। सेम रेंट पे अगर आपने ज़्यादा पैसा कमाया है तो प्रोपोर्शन में देखें तो वो भी कम हुआ है। असल जो प्रॉब्लम है ना इसमें, असल प्रॉब्लम कहाँ पे आई है? असल प्रॉब्लम आई है आपकी ग्रॉस प्रॉफिट पे। ये जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे हिला है ना, कितना, लेट मी चेक। हमारा ये जो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे 6% तकरीबन रिड्यूस हुआ है। दिस इज़ अमंग वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर वाई योर नेट प्रॉफिट इज़ लेस दैन द प्रीवियस ईयर। और बाकी तो ऐसा कोई रीज़न सामने नज़र नहीं आ रहा। एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट बढ़ी है और आपका जीपी कम हुआ है, ठीक है।
अच्छा, अब मैं थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को पॉज़ करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे कभी अगर इसका एग्ज़ामिनर का सॉल्यूशन मिल जाए, मुझे ईयर एग्जैक्टली याद नहीं है किस साल ये आया था, तो मैं ज़रा वो ढूँढ लूँ, फिर मैं इस वीडियो को दोबारा से ऑन करके फिर मैं ये बता देती हूँ कि इसमें एक्चुअली हमें इसको करना किस तरीके से है। ऑलराइट। अच्छा, अब ये वो चीज़ है, ये वो एनालिसिस, ऐसी बात है। अब मैं लिखना तो नहीं सिखा सकती इस वक्त। तो ये बेसिकली फाइनेंशियल एनालिसिस है जो कि रिपोर्ट में दिया हुआ है। उसने बेसिकली कहा कि जी आपकी जो ऑपरेटिंग उसने कहा कि देखिए जी, आपकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, आपका जो रेवेन्यू है, वो रेवेन्यू 19.25% से बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि आपका जो फीमेल बिजनेस है वो 15%, सॉरी, फीमेल बिजनेस आपका 15% कम हुआ है। तो द एक्चुअल इंक्रीज इज सो द इंक्रीज इन रेवेन्यू इज़ बिकॉज ऑफ मेल क्लाइंट्स, राइट। फिर जीपी मार्जिन पे बात आई। हमने कहा कि जी जीपी मार्जिन आपका कम हो गया। क्यों कम हुआ? जीपी मार्जिन इसलिए कम हुआ क्योंकि फ़ीमेल क्लाइंट का जो जीपी परसेंटेज है वो इतना परसेंट से कम हो गया। तो एक्चुअली इसका मतलब ये है कि जो भी आपका चेंज आया है, जो भी आपका जो ओवरऑल मेल क्लाइंट्स, बेसिकली आपकी मेल क्लाइंट्स की वजह से आपका जीपी कंपैरेटिवली थोड़ा संभल गया। अगर मेल क्लाइंट्स नहीं होते तो प्रॉब्ली आपके जीपी में थोड़ा मसला ज़्यादा आता। ठीक है। अच्छा, लेट्स सी व्हाट एल्स इज़ गिवन। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, फिर उसने कहा कि जी मार्जिन, मेल क्लाइंट्स के मार्जिन की उसने बात कर दी, फीमेल क्लाइंट्स के मार्जिन की उसने बात की है। उसने वो हेयर ड्रेसर वाली कॉस्ट की बात नहीं की है, बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को डिस्कस करना कि एक्चुअली अगर आपकी कॉस्ट बढ़ी है तो कौन सी कॉस्ट बढ़ी है। ठीक है, तो हमने वो डिस्कस कर लिया, कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, व्हाट्स नेक्स्ट? फिर उसके बाद उसने स्टाफ कॉस्ट को डिस्कस किया है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट को डिस्कस किया है, और रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, नेट प्रॉफिट को ओवरऑल डिस्कस करके फिर उसने एंड में कंक्लूजन बता दिया कि देखो यार, एक्चुअली हुआ, एक सेकेंड, नॉट दिस पार्ट। उसने बेसिकली फिर हम ओवरऑल एक कंक्लूजन बता देते हैं कि जी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आपकी रही कैसी। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं ज़रा इसके दूसरे पार्ट पे। उससे वो एक्स्ट्रा पार्ट नहीं किया जो हमने किया है, बट उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमने कोई गुनाह नहीं कर दिया, वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट ना। Now what we have to do, we have to see the third part, which is analyze and comment on the non-financial performance indicator of Oliver Business Saloon under the heading of quality and resource utilization, right? अब क्वालिटी और रिसोर्स यूटिलाइजेशन के ऊपर हमें बात करनी है। अच्छा, व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू इज़, आप एक काम ये कर सकते हो कि आप इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करो और ज़रा ये सोचो कि इस पूरे सिचुएशन में कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हम क्वालिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्वालिटी इंप्रूव हुई है या नहीं हुई है। कौन सा ऐसा फैक्टर है जिससे हम रिसोर्स यूटिलाइजेशन को चेक कर सकते हैं। ऑलराइट, सो एक्चुअली आपका नंबर ऑफ़ कंप्लेंट्स बढ़ा है। ठीक है, अब कंप्लेंट्स बढ़ा है तो कंप्लेंट्स क्यों बढ़ा भाई? बिजनेस भी तो बढ़ा है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कंप्लेंट्स का जो परसेंट सिग्निफिकेंस है वो कितनी है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम ये चेक कर सकते हैं कि मैं इसको इसी पे कर देती हूँ। हम ये चेक कर सकते हैं कि भाई कंप्लेन एज अ परसेंटेज ऑफ क्लाइंट्स कितना है। अब परसेंटेज, चूँकि मेरे पास फिगर्स बहुत छोटी ही हैं, तो हम परसेंटेज निकालने के बजाय पर थाउजेंड भी निकाल सकते हैं। फिगर्स को बड़ा करने के लिए हम पर थाउजेंड या पर मिलियन निकाल सकते हैं। सो 2008 में क्या है, 2008 में 12 कंप्लेंट्स हैं और मेरे पास 8000 कस्टमर्स हैं। तो 12 कंप्लेंट्स डिवाइडेड बाय 8000 कस्टमर्स टाइम 1000, ये बनता है तकरीबन 1.5 कंप्लेंट्स हैं पर 1000 कस्टमर पे। ठीक है, 2009 में क्या हुआ, 2009 में 46 कंप्लेंट्स आई डिवाइडेड बाय 6800 प्लस 3425, राइट, टाइम्स 1000। 2009 में तकरीबन 4.5 कंप्लेंट्स आई पर 1000 कस्टमर। सो इसका मतलब नंबर ऑफ़ कंप्लेंट्स आपकी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गई। ठीक है, जिस हिसाब से आपका कस्टमर बढ़ा है उस लिहाज से देखा जाए तो तकरीबन 3 टाइम्स है। सो क्वालिटी इस लिहाज से तो बहुत बुरी है कंपैरेटिवली, क्योंकि आपके नंबर ऑफ़ कंप्लेंट्स बहुत बड़े हैं और ये और कोई मसला नहीं है, ये आपके इंटरनल मसले हैं। ठीक है,
अच्छा, एक तो हमें ये कंक्लूजन मिल रहा है कि जी क्वालिटी ख़राब है, 6 नंबर का पार्ट है तो 6 नंबर में हम बहुत ज़्यादा नहीं लिखेंगे। अच्छा, अब दूसरा, क्या और भी कोई रिप्रेजेंटेटिव है जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि जी क्वालिटी ख़राब हुई है? यस, देखिए फ़ीमेल कस्टमर्स आपकी कम हो गई, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जी फ़ीमेल बिज़नेस तो आप बड़े अरसे से चला रहे थे और आप बड़े सक्सेसफुल थे फ़ीमेल बिज़नेस चलाने में। अभी फ़ीमेल बिज़नेस आपका ख़राब हो रहा है। क्यों ख़राब हो रहा है? क्योंकि वो मेल कस्टमर्स आपने लिए हैं। तो इसका मतलब आपने मेल बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले इस चीज़ को कंसिडर नहीं किया कि ये दोनों चीज़ों को जब आप इकट्ठे चलाएंगे तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। दैट मीन्स आपका बिफोर स्टार्टिंग द न्यू प्रोडक्ट, आपका जो एनालिसिस था, जो आपका मार्केट एनालिसिस था, वो ख़राब हो गया था। वो इतना अप्रोप्रिएट नहीं था, बिकॉज यू वर अनएबल टू आइडेंटिफाई दिस काइंड ऑफ इशू। जाहिर सी बात है, आपने मार्केट में कहीं ना कहीं तो नॉर्म देख के ये चीज़ उठाई होगी। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उससे आपका एक जो बैठा हुआ, एक जो बिल्कुल स्टेब्लिश्ड आपका एक कस्टमर बेस था, वो आपका हिल गया। सो दैट थिंग नीड्स टू बी कंसिडर। तो दो चीज़ें हैं जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कंप्लेंट्स की क्वालिटी में मसला है। एक तो कंप्लेंट्स पर 1000 कस्टमर, और एक आपका नंबर ऑफ़ फीमेल क्लाइंट्स जो हैं वो आपकी कम हुई हैं। तो ये दो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो कि क्वालिटी को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, रिसोर्स यूटिलाइजेशन में क्या होगा? रिसोर्स यूटिलाइजेशन, पहले तो आप ये देखिए रिसोर्स क्या है। यू मे पॉज दिस वीडियो। देखिए, रिसोर्स जो आपका है वो है बेसिकली आपके क्लाइंट्स, सॉरी आपके हेयर ड्रेसर, राइट। अब आप ये चेक करें कि हेयर ड्रेसर के ऊपर आपके क्लाइंट्स कितने, जैसे 2008 है, 2008 है और 2009 है, राइट। 2008 में यू हैव फीमेल बिजनेस ऑफ 8000 डिवाइडेड बाय 4। फीमेल में आपके पास तकरीबन 2000 क्लाइंट्स हैं पर हेयर ड्रेसर, और 2009 में इट्स 6800 डिवाइडेड बाय 5, तकरीबन 1360 क्लाइंट्स हैं पर हेयर ड्रेसर। तो इसका मतलब है आपका जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन है फीमेल का वो कम हुआ है, और उसी की वजह से आपका जीपी भी ख़राब हुआ है, ठीक है। अच्छा, मेल क्लाइंट्स 8 में तो थे नहीं, 9 में जाहिर सी बात है 3425 क्लाइंट्स पर जस्ट एक हेयर ड्रेसर है आपका, तो ये हो जाएगा 3425 क्लाइंट्स पर हेयर ड्रेसर, ठीक है। तो अब कंक्लूजन क्या बनता है? कंक्लूजन इसका ये बनता है कि जो फीमेल का जो क्लाइंट यूटिलाइजेशन है वो कंपैरेटिवली कम हुआ है, वो रिड्यूस हुआ है, और रिसोर्स यूटिलाइजेशन, और मेल का रिसोर्स यूटिलाइजेशन के लिए तो मेरे पास कोई कंपैरेटिव फिगर नहीं है। तो इंडस्ट्री की कोई मिल जाए तो खैर है, नहीं मिलती तो हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें मैंने एक पॉइंट रेज़ किया था लाइव क्लास में कि क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मेल का जो मेल हेयर ड्रेसर आर मोर एफिशिएंट एज़ कम्पेयर विद फीमेल? सोचें ज़रा। हम इस चीज़ को कंक्लूड इस तरीके से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो मेल हेयर ड्रेसर है उनका जो काम है वो बड़ा सिंपल है। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पे फीमेल का एक क्लाइंट आप डील करते हैं वहाँ मेल के आप 4 या 5 क्लाइंट्स डील कर लेंगे, तो डेफिनेटली उसका आउटपुट तो अच्छा होगा। तो एफिशिएंसी हम जज नहीं कर सकते। हाँ, हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम इन दोनों फिगर्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, और हम 3425 क्लाइंट्स पर हेयर ड्रेसर को किसी और कोई इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव, अगर मेरे पास कोई फिगर आ जाए तो हम उससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन इन आइसोलेशन हम उसको कुछ नहीं कह सकते। हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये बिज़नेस में रिसोर्स यूटिलाइजेशन अच्छा है, एक प्रोडक्ट का रिसोर्स यूटिलाइजेशन अच्छा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हेयर ड्रेसर एफिशिएंट है। उसका मतलब ये है कि वो बिज़नेस इटसेल्फ इतना सिंपल नेचर का है कि उसका रिसोर्स यूटिलाइजेशन अच्छा है। अच्छा, कोई और चीज़ है जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कंसिडरिंग दिस पार्ट के भाई रिसोर्सेज हमारे बेहतर तरीके से यूटिलाइज हुए हैं? रेंट एक्सपेंस। सी, हमने सेम रेंट एक्सपेंस पे हमने ज़्यादा क्लाइंट्स डील किए हैं। पहले ये 8000 थे, अब क्लाइंट्स हैं 3425 प्लस 6800। अभी हमारे पास 10225 क्लाइंट्स हैं। तो 10225 क्लाइंट्स हैं अभी, और 8000 थे पहले। तो हमारे पास तकरीबन 2225, यानी 2225 डिवाइडेड बाई 8000, हमारे तकरीबन 27% क्लाइंट्स बढ़े हैं। लेकिन उस 27% क्लाइंट्स के बढ़ने के बावजूद भी हमने प्रेमिसेस को इंक्रीज़ नहीं किया, प्रेमिसेस की कॉस्ट नहीं बढ़ाई। तो premises has been utilized in an efficient manner. But as I said earlier, that whenever resource utilization increases, usually quality get compromised.
So in this case, actually exactly same thing happened, that you provided your services in the same premises, which actually created some problem, some suffocation or some problem or some increase in waiting time for the other clients. So that's why they are not satisfied with the business, right? तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जी रेवेन्यू बढ़ रहा है और प्रॉफिट मेरे थोड़े से बढ़ रहे हैं, मेरा नॉन फाइनेंशियल फैक्टर थोड़ा गड़बड़ है। और अगर यही सिलसिला चलता रहा तो इसका मतलब है कि आपका फीमेल बिजनेस जो है, मेल तो खैर अच्छा चल रहा है, बट यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द फीमेल बिजनेस, बिकॉज फीमेल बिजनेस इस वक्त फ़िलहाल आपका काफ़ी प्रॉब्लम में है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा, यही किया था हमने क्योंकि क्लास में बड़ी डिस्ट्रैक्शन हो रही थी। अच्छा, अब आप लोगों का होमवर्क क्या है, अब आप लोगों ने ये टाइज ओनली वाला क्वेश्चन करना है। ठीक है, एक तो ये होमवर्क में करना है। ठीक है, इसको कर लीजिएगा क्योंकि परफॉर्मेंस मेजरमेंट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अभी फ़िलहाल आप लोग यूनिवर्सिटी नहीं आ रहे हैं तो अब ये ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए क्योंकि अब आप घर बैठ के अब आपके ऑप्शन पे पढ़ना है पढ़े, नहीं पढ़ना ना पढ़े। तो जब पेपर अगर होते हैं या कुछ मसला होता है तो फिर आप बहुत बुरे तरीके से फंस जाएंगे। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इट्स अ मोर डिफ़िकल्ट सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ़ यू। सो ट्राई टू बी अलर्ट, ट्राई टू बी फोकस्ड। इस चीज़ को ये मत सोचिएगा कि यार अभी तो क्लासेस नहीं हो रही और ये वाला मसला नहीं है। कोशिश करिएगा कि ये कर लें, क्योंकि ये ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन है कि आप सारी चीज़ें अब आप पे हैं, आप पे डिपेंडेंट है। यू हैव टू डू एट योर ओन, राइट। सो टाइज ओनली वाला क्वेश्चन आपने होमवर्क में करना है। ठीक है, आप थ्रेचर पार्क वाला, थ्रेचर इंटरनेशनल पार्क वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें बस एक चीज़ का ख्याल ये रखिएगा कि इसमें जो सेलिंग प्राइस है वो चेंज हो रही है। तो जब सेलिंग प्राइस सिग्निफिकेंटली चेंज होती है, जैसे ये रेवेन्यू आपका बढ़ा है ना, तो ये रेवेन्यू सेलिंग प्राइस के बढ़ाने की वजह से बढ़ा है। तो अगर कभी ऐसी सिचुएशन होती है तो फिर हम कॉस्ट को रेवेन्यू से डिवाइड नहीं करते, बल्कि इसका हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करते हैं, हम परसेंटेज चेंज निकालते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है टाइज ओनली, इसमें भी यही है कि जी हमें पहले फाइनेंशियल एनालिसिस करना है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का एनालिसिस करना है और फिर नॉन फाइनेंशियल एनालिसिस करना है। ठीक है, टीआईपी में भी यही है, पहले फाइनेंशियल एनालिसिस करना है और उसके बाद नॉन फाइनेंशियल एनालिसिस करना है। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस आपने करने हैं खुद से। और तीसरा क्वेश्चन जो है अकाउंटेंसी टेक्नीशियन, ये आपको रीड करना है बिफोर नेक्स्ट क्लास, राइट। नेक्स्ट क्लास जो है वो हमारी 8:30 पे होगी, जो पहला स्लॉट होता है। जैसे हमारा पहला स्लॉट 8:30 पे होता था, वैसे ही 8:30 पे क्लास है। और दूसरी क्लास जो है वो हमारी 10 बजे, तो जिसको जो फीजिबल हो वो ले ले। ठीक है भाई, चलें जी, थैंक यू फॉर द पेशेंस, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।